हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग बीटा। तो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ किंगडम पोर्टिस्टा। तो हाँ बच्चों, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये किंगडम जो आते हैं, जो आर एस विटिकर ने 1969 ईस्वी में दिए थे। वैसे शुरुआती अवस्था में देखा जाए तो 2, फिर 3, फिर 4, ये सब किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, है ना? तो हम लोग बारीकी से उसको डिटेल से करते-करते लास्ट में जो है आर.एस. व्हिटेकर साहब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, उसे मान्यता मिली। नहीं तो समय-समय पे सब क्या है, कुछ न कुछ कमी आती गई, वो विफल होते गए। ये अध्याय आप क्लास 11th के दूसरा अध्याय पढ़ रहे हो बच्चों, है ना? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा को हम लोग पढ़ लिए थे। मोनेरा एक सूक्ष्मजीवियों का जगत था, सूक्ष्मजीव जगत था, जिसमें हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, के माइक्रोप्लाज्मा, रिकेटिस, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह-वगैरह सब पढ़े थे। उसके बाद आर्किपीटेरिया, मैंने मोनेरा को 2 भागों में बाँटे, उसकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। आज मोनेरा के बाद जो है प्रोटिस्टा जगत को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंत तक या अगर वीडियो को देखते हैं तो मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा का आपको जो भय है, डर है, वो आपका दूर हो जाएगा कि प्रोटिस्टा आखिर है क्या? प्रोटिस्टा आखिर कैसा जीव है? इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? है ना? किस प्रकार की इसमें कोशिका होती है? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आप बच्चों से निवेदन रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, है ना? चलिए, तो स्टार्ट करता हूँ बच्चों, बिना देर किए हुए, है ना? नाम जिसका है पोर्टिस्टा, किंगडम पोर्टिस्टा। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं किंगडम पोर्टिस्टा जो यहाँ पर आपका है, ये क्या है? तो सबसे पहले बच्चों ये पोर्टिस्टा जो है, ये जो डीएनए वाले जो थे, उसकी मैं बात करूँ, ये जो देने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले किसने इनको खोजा? चलिए खोज की बात करें, पोर्टिस्टा जो नामकरण वर्ड दिया था, वो देने थे अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल दिए थे। चलिए इतनी सी बातें जानिए। एक बात ये, दूसरी बातें अगर लक्षण की बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, इसके कैरेक्टर्स की, हैं, कि क्या-क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे ये मोनेरा है? तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों देखेंगे, ये आपको मिलेगा कि यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर जीव है ये, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है अर्थात क्या? ऑर्गेनिज्म में जीव होता है, अर्थात ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव हैं। ये पहली बात सामने आती है। और वैसे तो मोनेरा जो हम पढ़े थे वह भी एक कोशिकीय जीव था और यह भी एक कोशिकीय जीव है। भाई अंतर कुछ तो हुआ नहीं। चलिए धीरे-धीरे, है ना, डेवलप करेगा, धीरे-धीरे चकाचौंध हर जितने भी, है ना, जो डेवलप जो ऑर्गन्स मिलेंगे, धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्लासिफिकेशन करते जाएँगे और आगे-आगे जो जगत हम प्लांटी में प्लांट का डेवलपमेंट पूरा मिल जाएगा और एनिमलिया में एनिमल्स के सारे, है ना, ऑर्गन्स आपको अवेलेबल हो जाएँगे। चलिए धीरे-धीरे करके विस्तार पूर्वक होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि मोनेरा भी था एक कोशिकीय और प्रोटिस्टा भी एक कोश, ये तो सेम टू सेम बातें आ गई। दूसरे लक्षण जो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है और मोनेरा पोटेस्टा को जो डिफरेंट करता है बच्चों, वो है, वो प्रोकैरियोट था, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो सब दूसरा जो पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बनेगा, ये क्या है? कैरियोटिक, कैरियोटिक सेल है, अर्थात इसको बोलते हैं सुकेंद्रकी, केंद्रकी कोशिका। इसमें कैसी कोशिका है बच्चों? केंद्र की कोशिका है, अर्थात इसमें केंद्रक अवेलेबल है ना? अब जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, अब सेल है तो बीच में केंद्रक है और केंद्रक है तो आप जानते हो केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, है ना? कोशिका का दिमाग केंद्रक को बोलते हैं। जब केंद्रक यहाँ है, का मतलब दिमाग है इसमें, दिमाग है तो बहुत सारे दिमाग से वो अपने कोशिकांग बनाएँगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? उसके बाद गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे कोशिकांग बनाएँगे उसके, है ना? ये बहुत सारे कोशिकांग आपको बनाएँगे, ठीक है? ऐसे करके तो बहुत सारे कोशिकाएँ यहाँ बनाएँगे, तो ये इसका मतलब है कि ये
अच्छी कोशिका है, डेवलप कोशिका है, इसको माना जाता है। तो इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो था उसमें केंद्रक विहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं होते हैं। जब केंद्रक नहीं है तो उसके पास माइंड नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो बहुत सारे कोशिकांग उसमें नहीं होते हैं, है ना? जिस प्रकार से यूकैरियोट में होता है, ठीक है? तो अर्थात ये जो है यूकैरियोटिक सेल है प्रोटिस्टा, इसका मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडीप्लाज्ड रेटिकुलम मिलेगा जिसको बोलते हैं अंतर्द्रव जालिका बोलते हैं, और ठीक है इस प्रकार से और भी गोल्जी बॉडी भी मिलेगा वगैरह वगैरह, ठीक है? तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बातें होती है कि सर ये मिलेगा कहाँ पे? कहाँ पे मिलेगा? जैसे मोनाडा जलीय था, चलो भाई ये भी जलीय ही है। हैं, ये मोस्टली क्या होता है बच्चों? मोस्टली मतलब ज़्यादातर, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक अर्थात एक्वाटिक माना यहाँ पे मान लीजिए जलीय, जलीय होते हैं, है ना? जलीय होते हैं चाहे फ्रेश वाटर में रहे, मैरीन समुद्र जल में रहे, ठीक है? ये मोस्टली क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। अगर बात करते हैं प्रचलन की, कैसे चलता-उलता है? तो प्रचलन इसको कहते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन, है ना? लोकोमोशन क्या होता है? प्रचलन। तो प्रचलन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, आने-जाने के लिए इसमें जो है क्या होता है? सिलिया होता है। सिलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला होता है, प्रेजेंट होता है, लिख सकते हो? प्रेजेंट होता है, सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है? ये सारे बातें इसमें आपने देखा। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें दोनों प्रकार के, इसमें दोनों इसमें दोनों प्रकार के, इसमें जो है दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन अर्थात क्या यहाँ बच्चों? जनन जो है इसमें दोनों प्रकार का होता है ना? दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब इसमें तो ये बात हो गई। अब इतनी सारी क्या हुआ मुख्य बातें हमने प्रोटिस्टा के बारे में बताया कि मोनेरा को थोड़ा-सा मोनेरा से अलग ये हुआ, ये यूकैरियोट है तो वो प्रोकैरियोटिक थी, और ये यूनिसेलुलर है वो भी यूनिसेलुलर था। एक कोशिकीय था वो भी एक कोशिकीय, मतलब दोनों का सिंगल कोशिका से मिलके बना हुआ होता है। जनन दोनों में ये ऐसा हो रहा है। तो ये तो थोड़ी-सी लक्षण के बारे में हमने आपको बताया प्रोटिस्टा को। अब प्रोटिस्टा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आगे हम टॉपिक बढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा को, ठीक है? उसको मैनेज कर लो, और जो कौन है बता लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा में बात करते हैं। तो सबसे पहले पूरे प्रोटिस्टा को हम अगर बांटना चाहे, क्लासिफिकेशन करें, तो 3 भागों में बढ़ता है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा, ठीक है? ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर की बात करते हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, इसको हम बोल सकते हैं अपपंक कवक, अपपंक अपपंक कवक, ठीक है? ये कवक नहीं है बच्चों, ये प्रोटिस्टा का ही है। और तीसरा जो होता है प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा, वन प्रोटिस्टा, वन प्रोटिस्टा, ये बातें हो गई प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। अब हम एक करके फिर इसको पढ़ें, फिर इसको करके इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्टा के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले जो है ये जानिए, प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्टा जो है, तो वायुमंडल है ना बच्चों, वायुमंडल के वायुमंडल के 80% 80% का अस्थिरीकरण, जो फिक्सेशन होता है अस्थिरीकरण, है ना? यही करता है, यही करता है, अर्थात वायुमंडल के 80% CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अस्थिरीकरण कौन करते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा करते हैं। समझिए कितनी कमाल की बातें हैं।
ठीक है, और पुनः इसे जो है पुनः इसे कई समूहों में कई समूहों में पुनः इसे कई समूहों में क्या किया है? बाँटा गया है। अब बाँटा गया है, पुनः कई समूह में बाँटा गया है। किसको? प्रकाश संश्लेषी को। तो सबसे पहला जो आता है, नाम आता है डायनोफ्लैजिलेट। क्या नाम आता है? डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट। अब ये आता है, अब ये है इसका डिटेल्स हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए डिटेल्स यहाँ बच्चे हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, आप कहानी समझ में आ रहा है आपको होगा कि ये जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है उसे भी कई भागों में बांटा गया है। तो जो 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं ना वायुमंडल का, उसी का फिक्सेशन करता है। जो हम लोग यहाँ पे जो अनबैलेंस हम लोगों को मानव जीवन में भी इसकी भूमिका होगी। अब कैसे होगी? इनडायरेक्ट रूप में होती है। जैसे मान लिया हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण हम करते हैं, लेते हैं, तब आखिर जो हमें ऑक्सीजन देता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना पेड़ पौधे। तो फिर वो उसको नहीं मिलेगा तो फिर ऑक्सीजन को कहाँ से देगा? ठीक है, तो चलिए डायनोफ्लैजिलेट के बारे में डिटेल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो इसके अंतर्गत यूनिसेलुलर। तो सबसे फटाफट आप इसको समझते जाना कि एक कोशिका तो होबे करेगी, साथ में गोल्डन ब्राउन, ये सुनहरा है ना, सुनहरा भूरा रंग के फोटोसिंथेसिस अर्थात जो है प्रकाश संश्लेषी ये अलगी आता है। और इसके अंतर्गत डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत आने वाला, वो ये कोशिकीय तो होबे कर, क्योंकि पिता ही जो सीनियर हैं प्रोटिस्टे को हम पूरे माने हैं ये कोशिकीय। मरना भी पड़े तो एक कोशिकीय था, तो ये कोशिकीय तो सब में आएगा ही आएगा। उसके बाद एक नया नाम आता है गोल्डन ब्राउन के नाम से किसे जानते हैं? तो डायनोफ्लैजिलेट्स को हम गोल्डन ब्राउन सुनहरा भूरा के रंग प्रदान करता है। कौन? इसमें जो प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं इसके कारण, है ना, इस टाइप से आते हैं, अलगी आते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषी अलगी को हम कह सकते हैं कि इसी डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जीव आएगा, अलगी भी आएगा, जिसको शैवाल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एक नया नाम है गोल्डन ब्राउन। ठीक है, और एक उसकी इसमें है क्लोरोफिल ए और सी। अब देखिए इसमें क्लोरोफिल जो खाना फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो उसमें क्या-क्या वर्णहरिम के रूप में जो पिगमेंट है कौन-कौन से हैं? तो क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल सी भी है ना? और साथ में कैरोटीन भी है और ज़ैंथोफिल भी है ना? पिगमेंट माने होता है वर्णक। और तो इतने सारे वर्णक पाए जाने के कारण इसका रंग जो है सुनहरा भी है, हरा, भूरा सब है। तो इसी प्रकार से इस इतने सारे पिगमेंट ये सब क्या है? रंग प्रदान करने वाले कारक हैं। ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। तो आज याद रखिएगा डायनोफ्लैजिलेट जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का डायनोफ्लैजिलेट्स वाला होगा, उसमें ये सारे आपको गुण मिलेंगे। ठीक है, अब इसी के है ना, इसी के कारण अब देखिए यहाँ पे इसी कारण इसका रंग कैसा होता है? पीला है, भूरा है, गहरा भूरा रंग है। इतने सारे जो आपको पिगमेंट मिल गए, अलग-अलग प्रकार के रंग मिलेंगे ना, अलग-अलग पिगमेंट है तो अलग-अलग प्रकार के रंग कलर मिलेंगे। तो यही वजह है, अगर पूछ दे भाई एक ही जीवों में इतने सारे रंग कैसे मिलते हैं? बोलेगा अलग-अलग पिगमेंट होने के कारण। तो चलिए उसके बाद सेक्सुअल की बात करते हो, जनन की बात करते हो, तो इसमें है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पर्सनल डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जो जितने भी जीव आएँगे वो उसमें क्या आएगा? उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, अर्थात अलैंगिक जनन आएगा। और इसकी कुछ जाति है ना, स्पीशीज माने क्या होता है? जाति, जैसे है कीराटियम है ना, उसके बाद नक है ना, नेक्टिलुका नॉक्टिलुका, उसके बाद गोनिओलेक्स आदि समुद्र के किसी खास भागों में जमा हो जाता है और लाल रंग प्रदान करता है, उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, जिससे कारण क्या होता है? समुद्र का पानी जो होता है ना वो लाल हो जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समुद्र का, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? समुद्र का रेड टाइड। वैसे यहाँ पे देखो है ना, क्या रेड टाइड, लाल ज्वार भाटा को तो रेड टाइड कहते हैं, रेड टाइड कहा जाता है ना। चलिए पिग उसमें दब गया और यही देखिए लाल सागर है।
है ना, लाल समुद्र देखो यहाँ पे लाल रंग प्रदान हुआ है ना, समझो कि उसमें क्या है, इसमें है गोनियोलैक्स है, नॉक्टिलिका और है ना किराटेरियम, यही जो कुछ ऐसे जातियां हैं डायनोफिलेट्स के, तो समुद्र के किसी खास भाग में वो जमा हो जाता है और लाल रंग उत्सर्जित करता है, जिससे पूरा समुद्र का पानी जो है वो लाल हो जाता है। कभी कभी सुनेंगे लाल सागर, इसी टाइप से ये कलर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये भी आप देख रहे हो, है ना, ये भी कुछ जाति के नाम यहाँ पर देख रहे हो, है ना, इसी का ये है आपको, है ना, क्रिएटेरियम है, नॉटिलुका कैसे था, गोनियोलैक्स यहाँ दिखाया गया है, देखिए किस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको डायनोफिलेट्स के ये आपको पिक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये तो देख लिए आपको, जानकारी मिल गई डायनोफिलेट्स के बारे में। अब दूसरा आता है डायटम्स। डायनोफिलेट्स के बाद अर्थात प्रकाश संश्लेषी जो जो प्रोटिस्टा को 3 भागों में बांटे थे। पहला भाग था प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा और पुनः उसको जो भाग बांटे तो उसमें पहला था डायनोफिलेट्स, तो दूसरा है आपको डायटम्स। क्या बचा ये डायटम, डायटम पढ़ना है इसको, क्या पढ़ना है इसको, डायटम। इसे क्राइसोफाइटस, देखो यहां लिखना क्राइसोफाइटस, क्राइसोफाइटस क्लास क्या हुआ, वर्ग किसे, क्राइसोफाइटस, डायटम्स को क्राइसोफाइटस वर्ग में रखा गया है, जिन्हें गोल्डन अलगी जो होते हैं सुनहरा, सुनहरा शैवाल, सुनहरा शैवाल भी कहा जाता है। अब सवाल बनता है सुनहरा शैवाल किसे कहते हैं, डायटम्स को कहते हैं। अब देखिए मोस्टली फ्रेश वाटर और मेन वाटर में, है ना, और बना शुद्ध जल में ना, साफ फ्री लिविंग में क्या स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला ये जीव होता है, और साथ में ये मेन मतलब क्या समुद्रीय जीव होते हैं, और समुद्र में जो है स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको कहते हैं फाइकोप्लैंक्टन के रूप में, है ना, फ्री लिविंग करने वाले जीव आते हैं। तो फाइकोप्लैंक्टन, फाइकोप्लैंक्टन जो है ना, ये छोटे छोटे, है ना, कीड़े होते हैं, छोटे छोटे मासूम जीव होते हैं, है ना, एक प्लैंक्टन है, फाइकोप्लैंक्टन है, जो आपको जो पढ़ोगे ना, कि आपको इकोसिस्टम बताऊंगा क्लास 12th में, तो उसमें भी इसकी जानकारी आपको मिलती है, डिजीज के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मिलती है। चलिए, तो ये फ्री लिविंग हो गई आपको, इसमें से फ्लैजेला नहीं पाता, इसमें फ्लैजेला नहीं पाता, अर्थात डायटम्स जो होते हैं ना, डायटम्स देखिए ये सारे डायटम्स के फिगर हैं, इसमें फ्लैजेला आपको पूछती जो होता है, पूछ टाइप का धागा संरचना, वो आपको नहीं मिलेगा, अर्थात डायटम्स में फ्लैजेला नहीं मिलता है, और इसमें क्लोरोफिल ए सी पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जो था आपको डायनोफिलेट्स था, उसमें क्लोरोफिल ए भी था और सी भी था और एक्स्ट्रा भी था उसमें, लेकिन इसमें सिर्फ ए और सी क्लोरोफिल भी मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या अलगी है, तो अलगी अब मोस्टली क्या होता है वो हरा ही होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, एक्चुअल में भूरा और हरा लाल शैवाल भी अंदर से क्या होता है वो हरा ही होता है, इसीलिए उसमें, है ना, क्लोरोफिल ए और सी मिलता है मोस्टली। ठीक है, चलिए, इसमें दोनों प्रकार का जनन होता है, अर्थात लैंगिक भी होता है और अलैंगिक होता है, अर्थात समझ गए कि डायटम्स के अंतर्गत जो है फाइकोप्लैंक्टन्स के रूप में आया, और डायटम्स को हम गोल्डन अलगी के नाम से भी जानते हैं, और क्राइसोफाइटा वर्ग में इसे रखा गया है, और ये और उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल ए और सी, जितने भी लाल कलर में किया हूं उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसे निश्चित रूप से देखना कि डायटम्स में हमें क्या क्या खूबियां मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, के बाद यूग्लिनाइट, यूग्लिनाइट के अंतर्गत समझ लो कि यूग्लिना आएगा, ये हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, और दूसरा पढ़ रहे हैं है ना यूग्लिनाइट, यूग्लिनोइड, ये पढ़ते हैं यूग्लिनोइड, इसको बोलते हैं यूग्लिनोइड बोलते हैं इसको। तो मोस्टली फ्रेश वाटर, अर्थात ज्यादातर जो जीव होंगे यूग्लिनाइड के अंतर्गत आने वाला, वो साफ पानी मिलेगा, और अस्थिर वाटर में पाए जाते हैं, साफ अस्थिर
टाइमिंग चल रहा है ना? हाँ? ये देखिए बच्चों, आगे थोड़ा-सा कुछ इश्यू आ गया था बस इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एक हुआ पोटिस्टा, आपको पोटिस्टा के अंतर्गत जो है प्रकाश संश्लेषी पोटिस्टा को मैंने बताया। अब दूसरा जो अपपंख कवक जिसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स 3 गो होता है पोटिस्टा, एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोटिस्टा, दूसरा है स्लाइम मोल्ड्स और तीसरा है प्रोटोजुअन पोटिस्टा जो हम इसकी बात करेंगे। अपपंख कवक जो बच्चे हैं वो बेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, मीन्स डॉक्टर थे, जिन्होंने क्या 1887 में ही मायसिटीजोआ, समझिएगा ध्यान से, मायसिटीजोआ है ना, जंतु वर्ग में रखा था। जंतु वर्ग का एक नाम है मायसिटीजोआ। इसी में इसको अपपंख कवक को कहा कि ये जंतु है, इसीलिए इसको इस ग्रुप में रखो। लेकिन मोस्टली माइकोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट क्या होता है? सबसे पहले समझिए माइकोलॉजी क्या होता है। तो माइकोलॉजी होता है बच्चों, तो कहते हैं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार से सीरोलॉजी है, साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, बहुत सारे लॉजी है मैंने अध्ययन वाला, और जो करने वाले होते हैं उसको लॉजिस्ट बोलते हैं। तो चलिए उसी तरह से माइकोलॉजिस्ट मतलब है कि कवक के अध्ययन करने वाले ज्ञाता जो है विद्वान, तो वो लेकिन क्या ज्यादातर जो जो कवक के अध्ययन अध्ययन करता थे अर्थात माइकोलॉजिस्ट थे, उसे मैकोटा वर्ग में रखा। अर्थात यहाँ पे साइंटिस्टों में मतभेद हो रहा है। तो अपपंख कवक को अर्थात स्लाइम मोल्ड्स को कुछ लोग जंतु मानते थे और कुछ लोग कवक मानते थे। कवक मानने वाले मैकोटा वर्ग में इसको रखना चाहा और जंतु मानने वाले इसको मायसिटीजोआ वर्ग में रखना चाहा। लेकिन आज की बात करोगे, अपडेट्स की बात करोगे, तो आज यह क्या है? आज ये क्या है? स्पष्ट रूप से ना कवक है, ना एनिमल्स है, ये पोटिस्टा बन चुका है। इसीलिए इसीलिए जो ये दोनों दोनों प्रकार के कुछ लक्षण मिलते थे, इसीलिए फंगस एनिमल्स भी इसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लीजिएगा कि फंगस एनिमल्स के नाम से कौन जाना जाता है? तो स्लाइम मोल्ड्स। किसने किसने खोजा? बेरी ने। और उसने किस वर्ग जंतु वर्ग में रखना चाहा? तो इसमें। और मैकोटा में किसने रखा था? माइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे माइकोलॉजिस्ट ने समर्थन रखा। ये नाम नहीं है, ये कवक के ज्ञाता है, बहुत सारे समर्थन था कि नहीं इसको इसमें रखो। एक का नाम नहीं दिया है, ग्रुप ए का नाम दे दिया मैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मृतपोषी पोटिस्टा है जो सरती हुई, सरती में ये बड़ी रोदना है। ये मृतपोषी अर्थात ये जो पोटिस्टा अपंख कवक, ये क्या है? मृतपोषी, मरे हुए जो है जीव जो होंगे उस पे अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए यह है सरती भी टहनी होगा उस पे मिलेगा, पत्तों के साथ गति करता है पत्तों पे मिलेगा, है ना? जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, मैंने टहलते बुलते रहता है, फ्री लिविंग करते हुए रहता है, और साथ में अनुकूल परिस्थिति, परिस्थिति स्थिति जो होता है, जब अच्छे अनुकूल वातावरण परिस्थिति उसके लायक जब हो जाता है, इस जीव के लायक जब हो जाता है, तो ये क्या होता है? एक समूह बनाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जानता होगा बच्चा, ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। क्या बच्चा ये है? मलेरिया। मलेरिया परजीवी है। ये 4 प्रकार के समूह इसका भी होता है, जिससे मलेरिया बुखार होता है। क्लास 12 में इसकी डिटेल जानकारी मिलती है, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है, जो कई फीट लंबाई का हो सकता है। प्लाज्मोडियम ये अपपंख कवक है की बीमारियां फैलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना? अब उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो इसमें एसेक्सुअल टाइप का होता है, और इसके एग्जाम्पल की बात करते हो अपंख कवक की, तो फाइसेरिला है, डायडर्मा है, फाइसेरम है और फ्यूटिगो है, डायडर्मा है, फाइसेरम है और फाइसेरिला है। ये आपके अपंख कवक का उदाहरण हुआ, अर्थात पोटिस्टा नंबर 2 भी आपका कवर हुआ, खत्म हुआ। अब बात करते हैं प्रोटोजुअन पोटिस्टा, ये है तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर और लास्ट नंबर है, इसी के साथ पोटिस्टा आपका पूरा होगा बच्चों। तो सभी प्रोटोजुअन जो है क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अर्थात विषमपोषी होते हैं। हाँ, सॉरी विषम नहीं बोल सकते हो, इसको परपोषी बोल सकते हो। इसमें मृत होगा, सहजीवी संबंध होगा, परजीवी होगा, अर्थात हेट्रोट्रॉप्स होता है। वो स्वपोषी नहीं होके सारे हेट्रोट्रॉपिस होंगे, परपोषी टाइप का होगा जितना भी प्रोटोजुअन प्रोटिस्टा होगा। और ये प्राणियों की पुरातन संबंधी, अर्थात ये जितनी धरती पे जो एनिमल्स बने, प्राणी बने हैं, उसके ये क्या है? पूर्वज हैं।
उसके पूर्वज माने जाते हैं। फर्स्ट एनिमल्स, धरती पर का फर्स्ट एनिमल्स माना जाता है प्रोटोजुआ को। इसी टाइप का ये है। तो है ना, प्रोटोजुअन प्रोटिस्टा, ठीक है, ये जगत है। बाद में हम प्रोटोजुआ जब हम फाइलम पढ़ते हैं तो उसमें यही अमीबा सब आता है, वगैरह सब आता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो ये प्राणियों के पुरातन संबंधी कौन है, तो प्रोटोजुअन प्रोटिस्टा को मान सकते हैं, अर्थात आप प्रोटोजुआ भी बोल सकते हैं। चलिए, इसे 4 समूह में फिर से बाँटा गया है, 4 समूह में। तो सबसे पहले अमीबीय, है ना? एमीबॉइड, एमीबॉइड है ना? अमीबीय है। तो अमीबीय वाला क्या है? तो वो अमीबीय है, अमीबीय। अमीबीय जो प्रोटिस्टा होगा वो कैसा होता है? ये फ्रेश वाटर अर्थात स्वच्छ जल में रहेगा। मैरीन वाटर समुद्र जल में भी मिलेगा तथा नम मृदा में भी पाई जाती है। अर्थात देख लो तीनों दिनों टॉपिक देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि हर में कुछ-कुछ चीज़ें सिमिलरिटी चीज़ें होती है, ठीक है? और ये अपने फॉल्स फीड अर्थात डुप्लीकेट पाँव जो होता है, कुटपाद जिसको बोलते हैं, की हेल्प से उसकी सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। और मैरीन जो समुद्री जाति होती है, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव होंगे, उसके शरीर पे कवच होते हैं ताकि उसको बॉडी का प्रोटेक्शन मिल सके क्योंकि समुद्र के पानी में तो नमकीन होता है, NaCl पाया जाता है, तो इसीलिए कोई भी जीव जो समुद्री होगा ना, उसके कवच उसके बॉडी पे ज़रूर होगा। इसलिए इसमें एग्ज़ाम्पल क्या था? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक क्या है? प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा है। प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा के अंतर्गत अमीबीय है ना, अमीबॉइड है, अर्थात अमीबीय प्रोटोजोआ है ये बच्चों। अमीबीय प्रोटोजोआ का बातें हमने आपको जानकारी दिया और काम ऐसे से आपका चलेगा। तो कसाबी प्रोटोजोआ, कसाबी को बोलते हैं फ्लैजिला। अब वही फ्लैजिला ये पूंछड़ी वाला बच्चों, ठीक है ना? ये पूंछड़ी जो रहता है लगा हुआ चलने-फिरने के लिए, जैसे मान लीजिए यही है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये क्या है, फ्लैजिला लगा रहता है, तो वही वाला है, इसको बोलते हैं हम कसाबी प्रोटोजोआ। इसके मेंबर्स, मेंबर्स माने सदस्य, फिर वही है फ्री लिविंग करते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और पैरासाइट होते हैं अर्थात परजीवी होते हैं और इसके बॉडी में फ्लैजिला पाया जाता है क्योंकि नाम में है कसाबी, फ्लैजिला वाला तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और इसके पैरासाइट होने के कारण मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। पैरासाइट माने परजीवी होने के कारण मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं और बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे बच्चों, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले नाम आता है ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया, गैम्बसिया। ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया जो है, इससे क्या होता है बच्चों? ये जो है एक क्या है? एक कसाबी प्रोटोजोआ अर्थात फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया जो पाया जाता है सीसी फ्लाई में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? सी फ्लाई में। क्या क्या नाम है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, फ्लाई। टीसी फ्लाई एक मच्छर होता है, उसके बॉडी में ये आपको ये जो है जीव पाए जाते हैं और इससे जो बीमारियाँ होती हैं, इससे बीमारियाँ होती है, वो होती है आपको देखिए, स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है अर्थात है ना नींद ज़्यादा आती है सीसी फ्लाई से। चलिए अब ये तो हो गया, उसके बाद है लिस्मेनिया डोनोभानी। ये समझ गए? सीसी इसको टेसे-टेसे नहीं पढ़ना, सीसी फ्लाई पढ़ना और इसके वाहक कौन है? इसके वाहक माने ये स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है वो वाहक उसके हैं सीसी फ्लाई, इसी के काटने से ये होती है और कौन से जीव होते हैं उसमें? ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया होता है। एक और दूसरा है लिस्मेनिया डोनोभानी। लिस्मेनिया डोनोभानी, लिस्मेनिया इंग्लैंड के थे रहने वाले, इंग्लैंड के रहने वाले थे और डोनोभानी थे मद्रास के अर्थात इंडिया के थे। देख लो ध्यान से, ये एक मद्रासी थे और एक इंग्लैंड के थे, अर्थात अपने इंडिया के ये साइंटिस्ट थे, दोनों मिल के इसका है ना क्या कहते हैं खोज किए थे है ना जाँच किए थे, इसीलिए इसका नाम दोनों मिला के नाम हो गया लिस्मेनिया डोनोभानी। और इससे जो है बीमारी होती है, वो जो होती है इसकी जो बीमारियाँ होती हैं, जिस मच्छर से बीमारी होती है उसका नाम है सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई। बलुई मक्खी और बलुई मक्खी क्या है? वाहक होती है, जैसे इसके वाहक हो गए थे ये, इसके वाहक हो गए ये और सैंड फ्लाई के कारण जो है, ये इसमें सैंड फ्लाई मच्छर में ये वाला जो जीव पाए जाते हैं, जिसके कारण से कालाजार।
कालाजार नाम की बीमारी होती है, ठीक है? कालाजार नाम की बीमारी होती है, समझ लीजिए ध्यान से। तो लिस्मेनिया डोनोभानी जो होते हैं, वो एक लिस्मेनिया एक व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के थे, डोनोभानी थे एक मद्रास व्यक्ति, मद्रास इंडिया के थे। दोनों मिल के इसकी खोज किए थे कि सैंड फ्लाई मच्छर जो है उसके काटने से जो है ये प्रवेश करता है बॉडी में और कालाजार बीमारी होती है। और ट्रिपनोसोमा गैम्बुसिया जो है सीसी फ्लाई मच्छर है, वो काटने से है ना मनुष्य में जाता है, उससे नींद ज़्यादा आती है ना? नींद की बीमारी जो है ज़्यादातर नींद आते रहेगा, सोते रहेगा, ठीक है? तो ये सारे बात इसमें बच्चे आपको मिला। अब चलिए देखिए कप उसके बाद तीसरा है पक्षमावी प्रोटोज़ोआ, सिलिटेड प्रोटोज़ोआ। अब इसमें सिलिया मिलेगा, देख लो यहाँ पैरामीशियम का फिगर यहाँ बच्चों है। पूरे बॉडी में हज़ारों हज़ार सिलिया पाए जाते हैं चलने-फिरने के लिए, बहुत एक्टिव होता है ये, बहुत फुर्तीला घूमता है। ये क्या होते हैं एक्वाटिक मोस्ट एक्टिव है ना, अर्थात ये जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं और ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ज़्यादा सक्रिय होते हैं और सतही वो यहाँ देखो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और गति करने वाली धारी है, माने बहुत एक्टिव, फुर्तीला, है ना? ज़्यादा एक्टिव रहने वाला जीव है, क्योंकि इसमें क्या बॉडी पर हज़ारों, थाउज़ेंड जो है, हज़ारों की संख्या में सिलिया पाए जाते हैं। देख लो सिलिया, ये सिलिया है, पैरामीशियम का पिक्चर देख रहे हैं आप, तो ये हज़ारों सिलिया पाया जाता है, इसीलिए बहुत ही फुर्तीला होता है। सिलिया की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट जो है गुलेट गर्सिका होती है, गर्सिका के द्वारा भोजन जो है भेज दी जाती है और वो अपना जीवन यापन चलते रहता है, पोषण उसको मिल जाता है। अर्थात सिलिया की लयबद्ध गति के कारण जो है पूरित भोजन से युक्त जो है जितने भी पदार्थ होंगे, वो सारे उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है? तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है। तो पैरामीशियम जो पैरामीशियम का ये पिक्चर हो गया, जो है ना हवाई चप्पल के जस्ट लाइक लगता है और वर्टिसिलिया भी है, वर्टिसिला है और वालंटिडियम सॉरी ये एक पिक्चर यहाँ पे हम बना रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये पैरामीशियम का पिक्चर ये सही है और बाकी वर्टिसिलिया और वाल्टिडियम ये सब भी क्या है पक्षमाभी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हुए। ठीक है? इस तरह से और लास्ट में बच्चा है एस्पेरोजोआ। इस समूह में वे सभी जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने के लिए योग जो बीजाणु स्पोर बोलते हैं जैसी अवस्था पाई जाती है। ये लास्ट में स्पोरोजोआ है, इसी के साथ है ना प्रोटिस्टा खत्म हो जाएगी बच्चों। और इसमें सबसे कुख्यात जो है प्लाज्मोडियम है, जिसको मलेरिया परजीवी बोलते हैं, जिसके पहले भी थोड़ा सा आया था और जो मानवों में कौन रोग करता है मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। देख लो थोड़ा सा यहाँ भी आया और यही देखो प्लाज्मोडियम का यही आपको है ना बनाया इमिनेशन किया हुआ फिगर है। तो ये आपको प्लाज्मोडियम का बच्चा है और इसी के साथ जो है प्रोटिस्टा आपको है, प्रोटिस्टा जो है जगत आपका खत्म हुआ अकॉर्डिंग टू आपके कोर्स है उसके अनुसार से जो है खत्म हुआ। ऐसे डिटेल्स जानकारी बहुत और भी इसके माध्यम इसके बारे में है बच्चों। लेकिन जो जितना हमें पढ़ना है कोर्स के अनुसार वो उसके अनुसार आप लोगों ने पढ़ लिया, वो खत्म हो गया। उसके बाद है मोनेडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई। नेक्स्ट डे के वीडियो में जल्दी बच्चों हम फंजाई लेकर आऊँगा, जिसको हम कहते हैं कवक कहते हैं। बहुत ही दमदार टॉपिक है, उसको भी मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कवक को खत्म कर दूँगा। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक ओके, बाय, बाय-बाय। गुड बाय नहीं बच्चों मिस्टेक बोल देता हूँ। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके बाय।